Hello everyone. Today we'll be studying the chapter 2, the Earth's crust. There are certain landforms that we see around us, like mountains, plateaus, rivers, sea or oceans. And the reason behind their formation lies within the earth. जब हम ये समझ पाएंगे कि what is happening inside the earth, we'll be able to answer the reason for the formation of these landforms. So to understand this, the structure of the earth has been divided into three layers. The outermost layer is known as the earth's crust. Inside it is mantle, and the innermost part is known as core. So let me draw a diagram for you so that you can understand it nicely. Let us assume this is lithosphere. And this lithosphere is divided into two parts. The upper part is made up of granite rock, and this lower part, lithosphere, is made up of basaltic rock. So here it constitutes, मतलब कि it made the continents, and the basaltic rocks it made the ocean floors. Okay? The composition of this is silica and aluminum, and the composition of this is silica, iron, and magnesium. Okay, this we have to remember. We have studied in earlier classes in lower grade that it is known as SI, and this is known as SIME. Okay, this is this part. So what makes lithosphere is SI and SIME. This is what constitutes lithosphere. We also must know the density, average density of this granite rock part is 2.7 and the average density of this basaltic rock part is 3.0. It will help us to understand that this part is more denser as compared to this part, that is the continent part. The continent part is less denser. Okay. Now, let us note we have understand this granite rock, basaltic rocks. Also, it is said that the layer of lithosphere it is not like ये वाला जो पूरा पार्ट है लिथोस्फेयर का ये सब जगह बराबर है ऐसा नहीं है। ये जैसे कॉन्टिनेंट के नीचे ये करीब 30 माइल्स है तो फिर जो ओशन फ्लोर है यहाँ पर ओशन आ गया उसके नीचे जो है ये सिर्फ 3-4 माइल्स का ही है। तो इट्स थिकनेस वेरीज। ओके, सो इमीडिएटली बीनीथ द क्रस्ट के बाद आ जाता है मेंटल जिसको मेसोस्फेयर बोलते हैं। ये है 1800 माइल्स। ये कितना माइल्स हो पा रहा था 30 से 3-4 माइल्स तक वेरी कर रहा था पर जो मेंटल है उसका जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा है जो कि है 1800 माइल्स। ओके, और उसके भी इंटीरियर है जो मोस्ट इंटीरियर लेयर हो गई वो है कोर जिसको बैरोस्फेयर भी बोलते हैं जिसकी जो रेडियस है वो है 2160 और ये दो पार्ट से बना है निकल और आयरन से इसलिए इसको नाइस भी कहते हैं और इसका जो टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो वेरी हाई एंड विच इज अराउंड 1500 समथिंग। कोर, अब ये जो कोर है इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है सबसे इनर मोस्ट है तो ऐसा एज्यूम किया जाता था पहले कि ये जो कोर है वो लिक्विड स्टेट में होगी क्योंकि वो इतना हाई प्रेशर और इतने हाई टेम्परेचर के अंडर है। पर जब पता लगा तो इट इज प्रोबेबली अ क्रिस्टलाइन और अ सॉलिड मास। और दिस हाइड्रोस्फेयर द वाटर पार्ट इज नोन एज हाइड्रोस्फेयर एंड व्हाट लाइज अबव द अर्थ ये क्रस्ट के जो ऊपर है दैट इज एटमॉस्फेयर द मास ऑफ gases। And further the classification of rocks, the second topic। अब पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रॉक्स हमें बताता है कि उस जगह का सॉइल कैसी होगी, वहां पे वेजिटेशन कैसी होगी, या ताकि हम जो लैंड वहां पे यूज करें जब रॉक्स पता चलेगा तो वहां मिनरल्स कैसे होंगे ये पता चलेगा तो वहां पे जो लैंड का यूज हो पाएगा वो कैसे करना है इसका इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग रॉक्स को पढ़ते हैं। अब रॉक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं अपन उसके ओरिजिन पर कि वो कैसे बना है और उसके अपीयरेंस में कि वो कैसे और उसके अपीयरेंस में तीन
पार्ट में अपन रॉक्स को पढ़ते हैं डिवाइड करके. द फर्स्ट पार्ट इज igneous rocks. Okay, let us draw a diagram and understand this. Okay, igneous rocks. ये तरीका इसलिए भी इजी है और याद करने में आसान रहता है जब अपन इस तरीके से पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज. तो igneous rocks क्या होता है, जैसे कि ये आपको पता होगा कि ये एक वॉल्केनो है. जब वॉल्केनो के अंदर जब लावा होता है और जब वो बाहर आता है तब उसे बोला जाता है लावा. और जब वो इनसाइड है वॉल्केनो के तो उसे बोलते हैं मेग्मा. तो जब ये इनसाइड इसके अंदर है तो ये मेग्मा, तब जब ये मेग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है और फिर कूल डाउन हो जा रहा है, तब इस चीज से बनता है igneous रॉक. सो igneous रॉक, इट इज फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन, ऐसे लिखा जा सकता है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेग्मा से बनता है igneous रॉक. दूसरा क्या है कि ये स्ट्रैटा में नहीं होता, इसमें लेयर्स नहीं बन पाते. एक्चुअली ये पूरा सॉलिडिफाई होकर बन पा रहा है मेग्मा, तो इसमें लेयर्स नहीं है. तो डज नॉट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, डज नॉट अकर इन स्ट्रैटा. या फिर स्ट्रैटा को लेयर्स भी बोलते हैं. लेयर्स पे फॉर्म नहीं होता है ये. और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो रॉक्स जो बनती है वो क्रिस्टलाइन होती है. यानी वो अपने अपने एक पार्ट में है, क्रिस्टल्स में है, जो मिनरल्स ड्रॉ हो रहे होते हैं क्रिस्टल्स के अंदर बनते हैं. ठीक है, छोटे छोटे उसमें क्रिस्टल्स बन रहे हैं. उसके बाद है स्ट्राटा में नहीं होते और इसमें कोई फॉसिल नहीं होता, क्योंकि मेग्मा से बन रहे हैं तो इसमें फॉसिल होने का कोई सवाल ही नहीं है. ठीक है, डू नॉट fossils inside, and they are extremely hard. They are extremely hard in nature, hard and resistant. तो जब हम ऐसा इस तरीके से याद करते हैं properties है, तब अपन को पता चल याद चलता है कि 5 चीजें थी इग्नियस रॉक के बारे में, तो ये लर्न करने में भी इजी रहता है. अब जो एक्चुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इग्नियस रॉक से, एक तो उसकी प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन आते हैं. दूसरा उसका क्वेश्चन आता है कि उसके उसका एग्जाम्पल्स के बारे में पूछे जाते हैं कि कुछ रॉक्स के नाम दे दिए, उसका कि कौन कौन से इग्नियस रॉक्स में आते हैं. नेक्स्ट है, ये आपने पढ़ लिया कि मॉल्टन से मिलते हैं, स्ट्राटा में नहीं होता और फॉसिल्स में नहीं होता. अब इसको सब डिवाइड किया जा सकता है मिनरल के कंपोजिशन में. इसमें मिनरल कैसे है डिवाइड कर सकते हैं मिनरल के कंपोजिशन में. ठीक है, ये इग्नियस रॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस बेसिस पे, मिनरल के कॉम्पोजिशन के बेसिस पे. वो हो गया एसिडिक और बेसिक हो सकता है. एसिडिक जब होगा जब इसके अंदर जो सिलिका का प्रोपोर्शन है, सिलिका का जो परसेंटेज या प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बेसिक. बेसिक के अंदर जो सिलिका का प्रोपोर्शन है दैट इज लेस. ओके, जब इसका प्रोपोर्शन जो एसिडिक में जब इसका हाई प्रोपोर्शन है, इसकी वजह से ये लाइटर इन कलर है और लेस डेंस है. और ये जो बेसिक है, इसके अंदर सिलिका का प्रोपोर्शन कम है पर ये डेंसर है और डार्कर इन कलर है. ओके, तो ये मिनरल के कंपोजिशन पर ये यहाँ लिखा हुआ है. एसिड इग्नियस रॉक्स, इसका एग्जांपल्स याद करना है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ये लेस डेंस है, लाइटर इन कलर है बेसिक रॉक से कंपैरिजन में. अगर बेसिक ऑक्साइड्स में ज्यादा प्रोपोर्शन है इसका इसके अंदर बेसिक ऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट है, जैसे इग्नियस हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये डेंसर है और डार्कर इन कलर है. ओरिजिन के बेसिस पर भी इसको डिवाइड किया जा सकता है. पहला है प्लूटोनिक रॉक्स, इसको यही समझा जा सकता है. प्लूटोनिक रॉक्स क्या है कि जो अंदर ही रॉक है, अंदर ही वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर जो मेग्मा है उससे जो फॉर्म हो गई है, वो सॉलिडिफाई होके जो फॉर्म हो गया है, दैट इज प्लूटोनिक. और जो बाहर आकर बना है उसको बोलते हैं वोल्केनिक. ठीक है, ये इग्नियस रॉक्स है. ये डेप्थ में बनती है अर्थ के क्रस्ट के और कूल सॉलिडिफाई हो जाती है. इसके जो क्रिस्टल्स है उनका जो साइज है वो बड़ा होता है.
इनको इंट्रूसिव रॉक्स भी बोलते हैं। इंट्रूसिव का मतलब ही यही होता है कि जो अर्थ के अंदर फॉर्म हो रहा है। ओके, इसके एग्जांपल्स भी याद करना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे ग्रेनाइट, डायोराइट, कैप्रो, ये एग्जांपल दिए थे और पूछा था कि ये किस रॉक का है, एग्जांपल है। ठीक है, तो दे आर एक्सपोज्ड है, तो अब ये जब सरफेस में एक्सपोज होता है, किस वजह से एक्सपोज होता है? डेन्यूडेशन और इरोजन। डेन्यूडेशन मतलब होता है कि जो अर्थ जो है, जो वॉर डाउन हो जाती है, जैसे हवा की वजह से, पानी की वजह से, जब अर्थ इरोड हो जाती है, उसे बोलते हैं डेन्यूडेशन। ओके, तो ये एक्सपोज कब होता है, अपन को कब मिल पाते हैं? जब पर आ जाते हैं, क्योंकि अर्थ का डेन्यूडेशन जब हो जाता है। और वोल्केनिक रॉक्स क्या है? जो लावा से बन के बनती है, सॉलिडिफाई रैपिडली अर्थ के सरफेस पे बनती है, इसके जो क्रिस्टल्स है वो स्मॉल होते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक मतलब अभी जैसे इंट्रूसिव मतलब इनसाइड द अर्थ, और एक्सट्रूसिव मतलब जो उसके आउटसाइड बनती है। ओके, दिस इज प्लूटोनिक एंड वॉल्केनिक रॉक्स। ये इग्नियस रॉक्स के टाइप है इस बेसिस पे कि कहाँ पर वो बन पा रही है। ओके, जब वो लावा बाहर आ गया है, कैसे लावा फ्लो हो रहा है, लावा शीट्स बना रहा है, प्लेट्यूज बना रहा है, ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? ये जो डेक्कन प्लेट्यू इंडिया के अंदर है, ये इससे बना है, वॉल्केनिक रॉक से ही बना है। ओके, इसके एग्जाम्पल ये बता रखा है। अब ये वर्टिकल डाइक्स और हॉरिजॉन्टल सेल्स क्या है, ये नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में अपन ज्यादा डिटेल में पढ़ पाएंगे। अभी जैसे ये मेग्मा के बाहर आने का तरीका है, अगर ये ऐसा वर्टिकल स्लिट्स बन रही है, उसको बोलते हैं डाइक्स। और अगर ये हॉरिजॉन्टली ऐसे बाहर आ रहा है ना, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं सेल्स। ओके, हाँ, वो स्टडी ग्रेटर ट्रेन चैप्टर थे। अब ये जो इग्नियस रॉक्स है, ये एक्सट्रीमली हार्ड रेजिस्टेंट है, या जो प्रॉपर्टीज है ये अपन ने पढ़ ली, किस काम आती है? रोड मेकिंग में काम आ पाती है, पॉलिश्ड एज मॉन्यूमेंट्स को पॉलिश करने में, है ना, ग्रेव स्टोन्स बनाने में। सेकेंड टाइप ऑफ रॉक is sedimentary rocks. Okay, let us study sedimentary rock. ये मुझे मेथड ज्यादा सिंपल लगता है, मतलब समझाने में भी, और मुझे लगता है ग्राफ्स करने में भी इजी रहता है। तो उसमें अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है कि जब जो रॉक्स अंडर वाटर रहती है बहुत ज्यादा टाइम के लिए, बहुत ज्यादा टाइम के लिए वो पानी के अंडर रह गई है वो रॉक्स, तो उस किसी भी चीज का सेडिमेंट्स हो जाता है। तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्स। तो जब कोई रॉक पानी के अंदर बहुत टाइम रही हो, तो वो सेडिमेंट्स बनते हैं उसके, इसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हुई। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है लेयर्ड, यानी स्ट्राटा में होती है। अब अपने इंग्लिश में पढ़ा था कि लेयर्स में नहीं फॉर्म होता ये, पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो लेयर्स में फॉर्म होती है, क्योंकि ये फॉसिल से बनती है ना, पानी के अंदर रह रही है तो फॉसिल से होगी, या फिर कैसी भी तरह के फॉसिल्स हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, जिनका जो सॉफ्ट पार्ट था, जैसे कोई एनिमल था जिसका जो सॉफ्ट पार्ट था वो तो डिकम्पोज हो गया, पर जो हार्ड शेल रह गया वो फॉर्म होता रहा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और ये पूरा बन गया सेडिमेंट्री रॉक। ओके, अब इसको एक्चुअली ये बहुत तरह की भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, hard भी हो सकती है, मतलब इसमें बहुत सारे तरह के वेरिएशंस अपन को मिलते हैं। इसलिए इसको जो जब डिवाइड किया जाता है तो एज अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, कि एक टाइम पे जितने भी तरह की रॉक्स बनी है उन सबको एक पार्ट में किया जाएगा, और दूसरे टाइम पे जो बनी है उसको अलग पार्ट में दिया जाएगा। इस तरीके से इनका डिवीजन होता है। और इस पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं बन सकते, जैसे अपन ने इंग्लिश में पढ़ा था कि उसमें क्रिस्टलाइन अच्छे सुंदर, है ना, अलग अलग क्रिस्टल्स बन पाते हैं रॉक्स के, इसमें ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, अब देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स में होती है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स है, इसका मतलब मैंने बता दिया आपको, लेयर्स में बनती है। थिकनेस 1 इंच से कुछ फीट तक हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, सॉफ्ट हार्ड सब हो सकती है। नॉन क्रिस्टलाइन होती है, इसमें फॉसिल्स होते हैं, एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। एज अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक।
सेगमेंट्स हो गई, ग्रेनाइट्स हो गई। नेक्स्ट जैसे sandstones में large pebbles are firmly cemented to form a rock. ये कॉग्लोमेरेट बन गया है ना। पेबल्स अगर वो राउंड शेप है तो कॉग्लोमेरेट हो गया। बेरिका है जब वो एंगुलर है। आप देख लो कि ये बहुत तरह तरह से अपन को मिलती है, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग उन चीजों से। एग्जाम्पल्स याद रखना, मैं आई एम टेलिंग यू सो मेनी टाइम्स कि एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, द सेकंड इज ऑर्गेनिक फॉर्म्स एलिमेंट्री रॉक्स। फॉसिल से भी ये बनती है ना। ये हार्ड शेल्स जो फ्लैशी पार्ट्स है वो डिकम्पोज हो जाता है, जो हार्ड शेल बनते हैं उससे बन जाती है। इनको कैल्केरस टाइप भी कहते हैं। इस पर लाइमस्टोन्स और चॉक इसका एग्जांपल है। कार्बोनेशियस फॉर्म है जब वो वेजिटेटिव मैटर से बनती है। अगर एनिमल से बन रही है तो कैल्केरियस, और कार्बोनेशियस जब वेजिटेबल से बन रही, वेजिटेटिव मैटर से बन रही है, जैसे स्वैम्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया। ओके, कोल, क्वार्ट्ज, पीट, लिग्नाइट, कोल, ये सब। ओके, तीसरा है केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। जो प्रेसिपिटेटेड केमिकल जैसे रॉक सॉल्ट, ये जो सी या लेक का जो सरफेस है वो जब प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसका जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है, उनसे जो बन रही है वो केमिकली फॉर्म, उसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, ये इनको बोलते, इसका नाम ही चेंज रॉक्स, इसका मतलब है भले कोई भी रॉक्स हो, इग्नेस रॉक्स, सेडिमेंट्री, जब बहुत इरोड हो जाती है, अंडर ग्रेट हीट और प्रेशर रहती है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स, सैंडस्टोन साइड में हो गया, जो ग्रेनाइट है वो जेनेसिस में हो गया, शेल जो है वो सिचिस्ट में हो गया, कोल ग्रेफाइट में हो गया। तो ये सारे एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक्स के, उसमें वो कन्वर्ट हो गई। ओके, द इन्फ्लुएंस ऑफ रॉक टाइप्स ऑन लैंडस्केप। अब क्या होता है कि क्या रॉक है और उसका लैंडस्केप क्या होगा, मतलब जिस तरीके की रॉक है उसके आसपास उसका लैंडस्केप वैसा ही हो जाता है। द अपीयरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रॉक फॉर्म्स जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय अंडरलाइंग रॉक्स। अगर सॉफ्टर रॉक्स है, क्ले या शेल है, तो वो हवा के चलते, मतलब है ना, खराब हो गई। जैसे एक कोई जगह है जहाँ पे माउंटेन्स थे और यहाँ पे हवा भी बहुत ज्यादा तेज चलती थी, तो धीरे धीरे इसका कन्वर्जन हो गया, इस तरीके से बन गई है ना। इसका ऊपर वाला पार्ट चला गया तो इसका लैंड फॉर्म चेंज हो गया। अब ये क्या प्लेटू बन गया है ना, पहले माउंटेनियस था, अब प्लेटूक्स हो गया। तो इस तरीके से जो रॉक्स है उनसे जो लैंडस्केप है वो चेंज हो जाता है, किस तरीके के रॉक्स है उसके बेसिस पे। अर्थ मूवमेंट्स एंड द मेजर लैंड फॉर्म्स। डेन्यूटेशन मतलब समझ आ गया था, रनिंग वाटर और उनकी वजह से डेन्यूटेशन होता है। रॉक्स के बारे में बात की। नेक्स्ट है टाइप ऑफ माउंटेन्स, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब जो माउंटेन्स है उसको मेनली फोल्ड माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जो सबसे ज्यादा मिलते हैं, मोस्टली वाइड स्प्रेड है, उनको सब जगह मिलते रहते हैं। और इनको माउंटेन्स ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जी, ऐसे इससे पढ़ते हैं। फोल्ड माउंटेन्स को दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद वोल्केनिक एक्टिविटी ऑल्सो। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं माउंटेन्स ऑफ एलिवेशन, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, बहुत वेल नोन। जैसे आपको जो माउंटेन्स पता होंगे, जैसे हिमालयस हो गया, एपीज हो गया, एंडीज हो गया, एल्प्स हो गया, है ना, ये सारे फोल्ड माउंटेन्स के पार्ट है। ओके, तो मोस्टली वाइड स्प्रेड द कॉज्ड बाय लार्ज स्केल अर्थ का जो मूवमेंट होता है, अर्थ जब मूव करती है तो इसके मूव की वजह से फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। इसका ऐसा जब यहाँ से प्रेशर लगा रहे, यहाँ से प्रेशर लगा रहे, दोनों साइड से प्रेशर, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। ये टेबल क्लॉथ से समझा जा सकता है। जैसे टेबल पे रखा हुआ है, इसको दोनों साइड से करेंगे तो वो इस सॉल्यूशन कर देता है, सॉल्ट बना देता है।
इसके अंदर बन गया, इसलिए इनको कहते हैं फुल माउंटेन्स। ओके, caused by large scale earth movement when stretches are set up from earth crust। या तो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा किसी अर्थ के पास, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जैसे, तो फिर ये फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। इसके अंदर एक और चीज है कि पहले तो ये नॉर्मल जैसे फोल्ड माउंटेन बन गए अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन वो हुआ, अब इससे ज्यादा अगर होगा तो ये हो जाएगा ओवरफोल्ड हो जाएगा, और उससे ज्यादा हुआ तो रिकम्बेंट फोल्ड हो जाएगा। ये टर्म्स है जो आपको याद करनी है, इसका मतलब पता होना चाहिए कि कैसे कैसे होता जा रहा है जब फोल्ड या प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो वो इन चीजों में टर्न आउट होता जा रहा है। और जब उससे भी ज्यादा हो जाएगा तो फ्रैक्चर अलग टाइप ऑफ माउंटेन माउंटेन बना रहे हैं, फिर इसका फॉर्मेशन ही चेंज हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम फ्रैक्चर हो जाती है क्रस्ट। ओके, बना देते हैं जैसे पूरा से टूट जाता है वो। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली इसमें कुछ तरीके के मिनरल्स है, जैसे टिन है, कॉपर है, गोल्ड है, जापान से बना है। लाइन्स ऑफ वीकनेस पे जहाँ पे ये हो जाता है, हाँ इसका ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इंक्लाइंस और एंटीक्लाइंस ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जो भी टर्म्स रेड हुए हुए वी शुड नो दैट। ओके, जो एंटीक्लाइन ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जब ये फोल्ड हुआ है, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको एंटीक्लाइन बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको सिंक्लाइन बोलते हैं। ओके, इसका एग्जांपल्स है हिमालय रॉक्स एंड इसको फोल्ड हो गया। This is types of उनको माउंटेन्स ऑफ इसको स्पेसिफिकेशन है इसके पास जब पर जो कॉन्टिनेंट्स है यहाँ पर जो है माउंटेन्स विंडो ट्रेच है। Now the second type is block mountains। ब्लॉक माउंटेन्स क्या है कि ब्लॉक माउंटेन्स है जब अर्थ का क्रस्ट है बैंड हो गया है फोल्ड होते होते, अब वो इतना ज्यादा हो गया है कि वो क्रैक ही हो गया है, फॉल्टिंग हो गई है क्रैक की वजह से, तो उससे बन जाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, फॉल्टिंग ड्यू टू टेंशन या कंप्रेशन की वजह से जब हो गया है, टर्म्स याद रखनी है। एंड जो ऊपर बन रहा है उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ओके, ब्लॉक या फिर हॉस्ट भी बोलते हैं, और जो नीचे बन रहा है उसको कैप्टन या लेफ्ट वेरिएबल। ओके, तो कंप्रेशनल फोर्स थ्रस्ट और रिवर्सल फोर्स की वजह से इन जनरल जो लार्ज स्केल ब्लॉक माउंटेन्स या रिफ्ट वैलीज है ये टेंशन की वजह से ज्यादा होती है। तीसरा है वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन सिंपल है, वॉल्केनोस जो जहाँ पे फॉर्म बन रहा है उसकी वजह से जो वेंट है, जैसे ये है या ये वेंट है यहाँ से बाहर आया, ये इस तरीके से इस पे जमता चला गया, तो ये हो गया वॉल्केनिक माउंटेन्स। ओके, वॉल्केनिक माउंटेन्स इसको माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये भी सकम पैसिफिक बेल्ट के अराउंड मिलता है अपन को। इसका एग्जांपल जैसे माउंट फूजी जापान के अंदर हो गया, है ना, ये वेंट से बाहर आया, इसमें लावा मिल सकता है, ऐश मिल सकता है। नेक्स्ट, द लास्ट टाइप ऑफ माउंटेन इज रेजिडुअल माउंटेन। अब रेजिडुअल माउंटेन क्या है, जो डेन्यूडिएशन की वजह से मिला है, यानी जो अर्थ है उसके एजेंट्स की वजह से जो मतलब खराब हो गया है, जो वॉर डाउन हो गया है अर्थ या माउंटेन, है ना,
पानी की वजह से, लैंड की वजह से, एयर की वजह से, रिवर्स की वजह से जो डेनुडेशन हो गया, जो माउंटेन अब बचा है, दैट इज नोन एज रेजिडुअल माउंटेन। जैसे कि एक माउंटेन था, अब ये पानी की वजह से जैसे यहाँ से कट गया, फिर माउंटेन ऑफ डाउन कटिंग हो गई स्ट्रीम्स की वजह से, जो अपलैंड्स को इरोड कर दिया, तो माउंटेन ऑफ डेनुडेशन बना। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू का जैसे अपन एक डायग्राम बनाया अगर, ये हो गया प्लेट्यू, ये है अपलैंड, ठीक है, ये नीचे वाला ये हो गया लोलैंड। ये जो प्लेट्यू, जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं प्लेट्यू। ठीक है, या फिर इनको टेबल लैंड्स भी बोलते हैं, टेबल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसको टेबल लैंड्स। अब इसको फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, और मोड ऑफ फॉर्मेशन, इसको भी मोड ऑफ फॉर्मेशन, जैसे अभी तक अपन ने देखा रॉक्स को भी मोड ऑफ फॉर्मेशन पे, है ना, इग्नियस रॉक्स, और इनको माउंटेन्स को भी, सबको इसी टाइप में मोड ऑफ फॉर्मेशन या फिर फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जैसे टेक्टोनिक प्लेट्यू हो गया, ये अर्थ के मूवमेंट से वजह से बना है, इससे अपलिफ्ट हो जाता है एक अर्थ का पार्ट। जैसे ये पूरा अर्थ था, इसमें से जब ये वाला पार्ट कुछ अर्थ के मूवमेंट की वजह से जब ये ऊपर आ गया, तो बन गया प्लेट्यू, टेक्टोनिक प्लेट्यू। इस तरीके के प्लेट्यू को बोलेंगे टेक्टोनिक प्लेट्यू। इसमें कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू, इंडिया का में जो डेक्कन प्लेट्यू है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्यू। ओके, जब ये इंटरमाउंट प्लेट्यू भी इम्पोर्टेंट है ये टर्म। जब प्लेट्यू, जब उसके आसपास फोल्ड माउंटेन्स हो, ये एक प्लेट्यू बनाया हुआ है, इसके आसपास जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन है वो फोल्ड माउंटेन से अगर, तो इसको इंटरमाउंट प्लेट्यू बोला जाएगा। इसका एग्जाम्पल है तिब्बतन प्लेट्यू। अब मैंने अभी पढ़ा था कि जो हिमालयस है वो कौन से हैं, फोल्ड माउंटेन्स है, ये पढ़ा था, है ना, जो तिब्बत प्लेट्यू के बीच में बना हुआ है, तो इसको भी, ये भी है इंटरमाउंट प्लेट्यू है ये। उसके बाद आता है वॉल्केनिक प्लेट्यू, मॉल्टन लावा की वजह से जो बना है। मॉल्टन लावा कौन सा था, लावा जो बाहर आ गया था वो था, उसकी वजह से जो प्लेट्यू बना है अर्थ के क्रस्ट पे, और ओवर इट्स सरफेस, इससे सक्सेसिव शीट्स बनी है, उसको बसाल्टिक लावा बोला है। और जब वो सॉलिडिफाई हो गया है, तो वो लावा प्लेट्यू बन गया है। उसके बाद है डिसेक्टेड प्लेट्यू। डिसेक्टेड, ये वेदरिंग और कोरिजन की वजह से, रनिंग वाटर या आइस एंड वेंट्स, इनकी वजह से जो प्लेट्यू बना है, इसको बोलते हैं डिसेक्टेड प्लेट्यू। ओके, ग्लेशियल कट की वजह से नैरो वैलीज बन गई है ना। Tabular masses, okay, by winds wells dissected the plateau into deep-sided tabular masses, जिनको नाम देते हैं misses and pertes, intersected by deep canyons. Okay, many of the world's plateau, इनका mineral rich है ये plateaus, जो वर्ल्ड के जो प्लेट्यूज है एक्टिवली, इसमें क्या क्या मिलता है, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड्स हो गया, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, ये सारे जो मिनरल्स है वो इसके अंदर मिलते हैं। एग्जाम्पल मिनरल्स के दे रखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ प्लेन्स। ओके, ये प्लेट्यू रिच हो गया, टाइप्स ऑफ प्लेन्स के अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि ये किस तरीके, किस चीज से बने होते हैं। दे मे बी लो हिल्स, हाँ, प्लेन तो प्लेन, ये प्लेन्स का मतलब अपन को पता है कि जो फ्लैट सर्फेसेस हो। ये बोल रहा है कि इसके नीचे जिस तरीके की रॉक्स होगी, लो रॉक्स होगी, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करेंगे कि ये प्लेन्स किस तरीके के हैं। ये वो टिपिकल रोलिंग टोपोग्राफी। रोलिंग टोपोग्राफी क्या होता है कि जो जो सॉफ्ट इरोजन जो हो जाता है लैंड्स का, और फिर जो अ, वो बनता है फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं रोलिंग टोपोग्राफी। ओके, नाउ जो जो प्लेन्स होते हैं, दे आर द बेस्ट लैंड ऑफ अ कंट्री, क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन किया जा सकता है। जैसे ये प्लेन्स हो गया, तो इसका प्रॉपर्टीज है, जैसे बेस्ट लैंड है ये, क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन किया जा सकता है। जो मोस्टली जो लोग हैं,
जैसे पुरानी सभ्यता जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो भी एक पानी के अराउंड थी, क्योंकि पानी के अराउंड जो प्लेन्स है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं, जहाँ पे अनाज उगाया जा सकता है, जहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, दैट आर प्लेन्स। ओके, इसको भी डिवाइड किया जा सकता है मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्लेन हो गया, स्ट्रक्चरल प्लेन्स हो गया, को लोलैंड्स कहा जाता है। प्लेन्स, लोलैंड, जिसका दूसरा हो गया डिपोजिशनल प्लेन्स। डिपोजिशनल प्लेन्स क्या है? वो प्लेन्स है जिसके ऊपर आके, जैसे कि कोई रिवर थी, ये अपने जो जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स थे, मिनरल्स थे, वो आके इसने अपने आसपास जो लैंड है वहां पे डिपोजिट कर दिए। दिस इज नोन एज डिपोजिशनल प्लेन्स। ओके, ये यूजुअली माउथ ऑफ द रिवर, यानी जैसे ये रिवर आ रही है उसके बाद ये ocean में जाके उतरती है। So, ये उससे बोलते हैं mouth of river। ये वाला यहाँ पर जो प्लेन होगा, that is known as depositional plains, where it deposits the sediments, जो कि वो आगे जाके डिपोजिट कर रही है वहां, ओशन के अंदर ले जा रही है। उसके बाद आता है आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन्स क्या है? ये एक ब्रॉड जेंटली स्लोपिंग प्लेन्स है, ब्रॉड है, जेंटल स्लोपिंग है। ठीक है, ये फॉर्म किससे होते हैं? जो ग्लेशियर्स है उनसे, जो उनकी जो कंपोनेंट्स है, उनकी जो चीजें ग्लेशियर की जो डिपोजिशन है, वो जब आकर फॉर्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं आउट वॉश प्लेन। इसके अंदर सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे सैंड हो गया, स्लेट हो गया, है ना, तो ग्लेशियर में से निकलकर डिपोजिट हो पा रहे हैं, उनको बोलते हैं। और एक तरह के प्लेन्स और अपन आगे पढ़ेंगे, जो कि है टिल प्लेन्स। ठीक है, ये भी एक तरीके का ग्लेशियल डिपोजिट ही है, ग्लेशियल डिपोजिट है। ये एक्चुअली अनसॉर्टेड मटेरियल से बना होता है, मतलब हमको पता नहीं है कि किस तरीके कौन कौन सा एग्जैक्ट मटेरियल है, पर अनसॉर्टेड मटेरियल है, उनसे बना होता है टिल प्लेन। ओके, प्लेन्स में पढ़ लिया अपन ने डिपोजिशन। नेक्स्ट रिवर एलुवियल प्लेन्स हो गया, फ्लड प्लेन्स पता है अपन को। एलुवियल प्लेन्स पता है, जो एलुवियल सॉइल जिससे फॉर्म हुआ है। फ्लड प्लेन्स वही, जब फ्लड आता है उसके आसपास जो जमीन है वहां पर वो अपने मिनरल्स जमा कर देती है, दैट इज फ्लड प्लेन्स। और productive agriculture plains in the world intensity। आउटवॉश प्लेन हो गया, टिल प्लेन हो गया, रिफ्ट प्लेन हो गया। कोस्टल रीजन्स के अंदर जो वेव्स और विंड्स है, जो कोस्टल प्लेन्स तो पता है, जो समुद्र के पास जो प्लेन्स है, दैट इज कोस्टल प्लेन्स। डिपॉजिट्स क्या होता है? एयर डिपॉजिट्स होते हैं जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स जो है। एयरलिस का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि जो ग्रीक गॉड थे विंड के, उनको एयरलिस कहते थे। उनके दूसरे के नाम दिया हुआ है एयरलिस प्लेन। इसमें जो आ जाता है सैंड आ जाता है, सिल्ट आ जाता है, डस्ट आ जाता है, जब विंड से डिपोजिट हो जाते हैं इधर उधर, उनको बोलते हैं इंटीरियर डेजर्ट का ऐसे जो हिल्स पे डिपॉजिट हो रहा है या प्लेन्स पे डिपॉजिट हो रहा है ना, उससे एक लेयर्स प्लेट बना रहे हैं, उसको बोलते हैं एनी प्लेन। का क्या मतलब होता है कि जो माउंटेन्स या हाईलैंड्स है वो स्लोली जब वर्न डाउन होते जा रहे हैं वेदरिंग या इरोशन की वजह से,
बहुत सारे साल में लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स में तो जो लैंड वो बहुत लो हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, उसको बोलते हैं लो लैंड होता है। इरोजनल प्लेन का भी सेम मतलब प्लेन्स ऑलमोस्ट प्लेन्स होते हैं, पैनी मतलब ऑलमोस्ट होता है प्लेन्स में प्लेन्स के इरोजन हो गया इनकी वजह से, रिवर वाटर विंड इन सब की वजह से जो Western region can consider ice sheet to level का देते हैं performance को the ice sprouted ठीक है arid और semi wind deflection जो switch कर देता है much of the eroded desert making lowering the level of land and forming one से रिवर या स्टोनी डेजर्ट है तो मिट्टी है जो easily इधर से उधर जा सकती है उनको तो ले गए बाकी मैकेनिकल वेदरिंग हो गई इसकी वजह से पेडिमेंट्स या पेडी प्लेन्स बनते हैं पेडिमेंट क्या होते हैं जेंटली स्लोपिंग रॉक है जो कि माउंटेन के बेस पे मिलता है जैसे ये कोई माउंटेन का इसको बोलते हैं पेड बहुत ज्यादा हो जाएगा तब बोलते पेडिमेंट्स देंगे पेडिमेंट्स अगर इसमें से कोई शॉर्ट है जो कि मतलब मैंने कुछ भी डायरेक्ट से हिल नहीं रहा है तो बोलते हैं आंसर पर तो ये टर्म आंसर पर चले जाए That is all. Thank you so much for joining. And if you have any doubts, please feel free to leave a comment. I, I'll really appreciate it. Thank you so much.